देखो क्लास 8 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 6 जिसका नाम क्या है बहुभुज। बहुभुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉलीगन। इसके बारे में पढ़ेंगे, चौकी बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसी को समझाएंगे। ठीक है, ध्यान दो। बहुभुज, बहुभुज क्या होता है? बहुभुज होता है तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति। तीन भी चलेगा, तीन से ज्यादा भुजाएं हो तो भी चलेगा, लेकिन आकृति कैसी होनी चाहिए? बंद। तो ये क्या हो जाएगा? बहुभुज। चलो देखते हैं। तीन भुजाएं, तीन भुजाओं की एक आकृति बनाते हैं जो बंद हो। बनी, इसे क्या कहते हो? त्रिभुज कहते हो। यानी कि त्रिभुज भी क्या है? एक बहुभुज का ही उदाहरण है। त्रिभुज भी एक क्या होता है? बहुभुज। क्यों बहुभुज क्या होता है? तीन या तीन से अधिक, तो तीन भी चलेगी, तो तीन तो ये रहा, तो ये त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुज को एक बहुभुज भी कहते हैं। मतलब त्रिभुज एक बहुभुज भी होता है, बहुभुज का ही उदाहरण है त्रिभुज। और देखो तीन से अधिक की बात करते हैं, तीन का देखिए, चार की बात करते हैं। ये ना चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति, इसे क्या कहते हैं? चतुर्भुज। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति, तो ये चार भुजाओं से घिरी है, चार है और बंद भी है, तो ये भी क्या है? एक बहुभुज का उदाहरण है। क्योंकि तीन से अधिक होता है ना चार, तो ये भी एक आकृति है, बंद है। तो ये बंद आकृति चार भुजाओं से घिरी पड़ी, तो ये भी किसका उदाहरण है? बहुभुज का। तो ये चतुर्भुज भी क्या होता है? बहुभुज। आगे बात समझ में। और बहुभुज की बात करते हैं तो पंचभुज। देखो इनकी परिभाषाएं, अगर कोई एक पर्टिकुलर बहुभुज की परिभाषा पूछ रही है तो त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है? तो त्रिभुज की परिभाषा होती है तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति। चतुर्भुज की पूछ ले, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति। पंचभुज की पूछ ले तो पांच भुजाओं से घिरी बंद आकृति। षटभुज से पूछ ले, छह भुजाओं से घिरी बंद आकृति। सप्त की पूछ ले तो सात, अष्ट की पूछ ले तो आठ। और आकृतियां कैसी होती हैं? ये कितनी भुजाएं इसकी गिनो? एक, दो, तीन, चार, पांच। तो पांच भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? पंचभुज। अगर आ जाए षट, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह भुजाएं हैं इसकी, तो छह भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? षटभुज। तो आ गया बहुभुज समझ में। उदाहरण देखिए बहुभुज के। अब बात करते हैं बहुभुज के प्रकारों की। तो भाई अब बात करते हैं बहुभुज के प्रकारों की। बहुभुज के प्रकार, देखो बहुभुज जो है हम उनको दो आधारों पर वर्गीकृत करते हैं। वो दो आधार कौन कौन से हैं? भुजाओं के आधार पर और विकर्णों के आधार पर। एक एक करके देखते हैं। तो भुजाओं के आधार पर बात करते हैं। भुजाओं के आधार पर बहुभुज दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है समबहुभुज और दूसरा क्या होता है? विषम बहुभुज। कौन सा? विषम बहुभुज। बिल्कुल इजी है। देखो समबहुभुज क्या होता है? समबहुभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं समान हो। ऐसा बहुभुज जिसकी सारी भुजाएं समान हो, कौन सा बहुभुज कहलाता है? समबहुभुज। जैसा एग्जांपल देखो, ये त्रिभुज है, त्रिभुज एक बहुभुज का उदाहरण होता है। मान लो मैं कहूं कि ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों चार 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 है, तो इस बहुभुज की, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं लंबाई में समान है, तो ये कौन सा बहुभुज कहलाएगा? समबहुभुज का उदाहरण कहलाएगा। एक वर्ग बताओ, क्या एक वर्ग समबहुभुज होता है? भाई वर्ग की चार भुजाएं लंबाई में समान होती है, पढ़ा है ना। तो वर्ग भी कौन सा उदाहरण होता है? समबहुभुज का ही उदाहरण है। आगे बात समझ में। एक षटभुज देखो, ये छह भुजाओं से घिरा हुआ है। चार, पांच, छह भुजाएं हैं। अगर मैं कहूं ये भी दो है, 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 तो ये छह भुजाओं से घिरी बंद आकृति, इसे क्या कहते हैं? षटभुज। षटभुज भी एक बहुभुज होता है। तो षटभुज है, इसकी छह भुजाएं लंबाई में समान है, तो ये भी कौन सा बहुभुज कहलाएगा? समबहुभुज का ही उदाहरण कहलाएगा। तो आगे समझ में समबहुभुज। अब बात करते हैं विषम बहुभुज। विषम बहुभुज क्या होता है? जिसकी सारी भुजाएं लंबाई में समान ना हो, ना मतलब कुछ हो भले लेकिन सारी ना हो। अगर एक भुजा की अलग माप की निकल गई तो वो कौन सा बहुभुज कहलाएगा? विषम बहुभुज। एग्जांपल देखो, जैसे ये त्रिभुज दे दिया, ये हो गई, ये हो गई बराबर। मान लो तो चार चार दे दी, तो ये कह दिया ये पांच है। ठीक है, कितने हैं? पांच। तो ये दोनों बराबर है, लेकिन ये अलग है, एक भी अलग आ गई, मतलब एक अलग आ गई ना, तो ये कौन सा बहुभुज है? विषम बहुभुज। तीनों मानो सारी भुजाएं अलग अलग आ जाए, जैसे ये हो गया, एक, दो, तीन, चार, चार भुजाएं है ना, चारों ही लगभग एक दूसरे से अलग अलग है, तो ये भी कौन सा बहुभुज है? विषम बहुभुज। चाहे एक अलग हो, चाहे दो अलग हो, तीन अलग हो, चाहे कैसा भी हो, लेकिन सारी अगर वजन बराबर नहीं है तो वो कौन सा बहुभुज कहलाएगा? विषम बहुभुज। आगे समझ में विषम बहुभुज क्या होता है?
जिसकी सभी भुजाएं लंबाई में समान ना हो, कुछ हो भले लेकिन सारी ना हो। अगर सारी हो गई तो समभुज, अगर एक भी अलग हो गई तो कौन सा बहुभुज कहलाएगा? विषमभुज। आ गया समझ समभुज और विषमभुज। अब नेक्स्ट देखोगे दूसरा आधार विकर्णों के आधार पर। अब विकर्णों के आधार पर पढ़ने से पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि विकर्ण क्या होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं? देखो विकर्ण होते हैं किसी आकृति के जो शीर्ष होते हैं, जैसे ये आकृति है, ठीक है, इस आकृति के कितने शीर्ष होते हैं? देखो ये आयत है, आकृति की जितनी भुजाएं हैं, कितनी भुजाएं हैं इसकी? 4। अब इसकी 4 भुजाएं, तो इसमें शीर्ष देखो, शीर्ष होते हैं उन बिंदुओं को कहते हैं शीर्ष जहां पर दोनों लाइनें मिलती हैं, तो ये हो गए शीर्ष। तो इसमें कितने शीर्ष हैं? 4। उनके अलावा कोई और शीर्ष दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, तो 4 शीर्ष हैं, ठीक है। अब दो अक्रमागत शीर्षों को मिलाने पर जो रेखा खींची बनती है उसे क्या कहते हैं? विकर्ण। एग्जांपल देखो, जैसे मान लो मैं इसको और इस शीर्ष को मिला देता हूं, तो ये एक विकर्ण बन गया, ठीक है। अक्रमागत, क्रमागत मतलब अक्रमागत का मतलब है लगातार नहीं होनी चाहिए वो विकर्ण। जैसे इधर से अगर लाइन के ऊपर चलो, अगर इस पे चलोगे तो ये तो लगातार आ जाएगा, इसके बाद ये, तो इन दोनों को नहीं मिलाना क्योंकि ये फिर भुजाएं बन जाएगी। क्रमागत को अगर मिलाते तो एक भुजाएं बन जाती है, हमें क्रमागत को नहीं मिलाना, अक्रमागत को मिलाना है, मतलब उसके तुरंत बाद ना आ जाए। अब इधर से इधर आओगे तो यूं जाओगे तो पहले बीच में ये पड़ेगा, तो उसके बाद जाएगा, तो ये अक्रमागत है, क्रम में नहीं आएगा, तो इन दोनों को मिलाने पर एक विकर्ण बनेगा। तो क्या इस आकृति में एक ही विकर्ण बनेगा? एक और बनेगा, वो कौन सा? ये। इसके अलावा कोई और विकर्ण बनता दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो ये क्या होगा? एक चतुर्भुज है, नहीं है? कितनी भुजाएं इसकी? 1 2 3 4। एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? 4 विकर्ण। कितने विकर्ण होते हैं? 4। अगर बात करें त्रिभुज, तो देखो त्रिभुज एक ऐसा बहुभुज है, त्रिभुज एकमात्र ऐसा बहुभुज है जिसमें एक भी विकर्ण नहीं होता। जैसे देखो, अगर तुम बात करोगे सर इसको किससे मिलाओगे? इस शीर्ष से मिलाओगे तो लगातार हो जाएगा, क्रम में आ जाएगा ना, तो क्रम की मना करिए। इसको इससे मिलाओगे तो ये भी क्रम में है, इसको इससे मिलाओगे ये भी क्रम में, तो कैसे मिलाओगे? तो क्रमागत आएंगे। तो त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं खींचा जा सकता। चतुर्भुज में खींच सकते हैं, वो खींच के देखते हैं। पंचभुज की बात करें, अगर पंचभुज क्या होता है? 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति। अब इसको मिलाओगे, इसको इससे तो मिला नहीं सकते क्योंकि तो क्रमागत आ जाएगा, इसको इससे मिला दो, बन गया एक विकर्ण। और कोई बन रहा है एक इससे, ये भी बन रहा है, तो दो तो बन गए, ठीक है। और देखो इन दोनों को मिलाने से भी तो बन रहा है, नहीं बन रहा है? क्या बन रहा है ना? इसको और इसको मिलाने से भी बन रहा है, और इसको और इसको मिलाने से भी बन रहा है। तो ये पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं? 5। त्रिभुज में 0, चतुर्भुज में 2, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे तो आकृति बढ़ती जाएगी, पंचभुज के बाद सप्तभुज, अष्टभुज, कितने भी आ जाएंगे, 6 7 8 9 10। तो क्या सबों के इस तरह खींच के निकालोगे? इस तरह से खींच के निकालोगे तो हो गया काम, ठीक है। देखो ये हो गई षटभुज। एक षटभुज 6 भुजाओं से घिरी बन सकती है कि 1 2 3 4 5 6। अब इसी में अगर कोई आपसे कहते हैं कि विकर्णों की संख्या बताओ, तो निकालना है, अगर बैठ गए ना 1 2, ठीक है, ये तो 2 ही रही, 3 तो खींच लिए, इस शीर्ष से तो कोई नहीं बनता दिख रहा, इसका जाओ 4 5 6 7, ठीक है, 8 9। तो अब हो गया कंफ्यूज। तो ये कंफ्यूज ना हो इसके लिए फॉर्मूला है n × n-3 डिवाइडेड बाय 2 विकर्णों की संख्या निकालने का। ये फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं? देखो फॉर्मूला क्या है? n × n-3 डिवाइडेड बाय 2। n क्या होता है? n होती है बहुभुज में भुजाओं की संख्या। अच्छा, त्रिभुज में आपने देखा कि कितने विकर्ण होते हैं? 0। तो त्रिभुज का निकाल के देखते हैं फॉर्मूले से कि 0 आता है कि नहीं। n का मतलब क्या है? बहुभुज में भुजाओं की संख्या। तो इसमें भुजाएं कितनी है? त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3। तो n की जगह क्या रखना है? 3 रखो। n का मान 3 ब्रैकेट, n का मान 3 माइनस 3 बटे में 2,
3 में से 3 गए तो 0 और 0 को 3 से गुणा करोगे तो 0 0 बटे 2 कितना होता है 0। तो त्रिभुज में कितने विकर्ण निकल के आए 0। चतुर्भुज चतुर्भुज की बात करें तो चतुर्भुज में भुजाएं कितनी होती है 1 2 3 4। चतुर्भुज में 4 भुजाएं। तो चतुर्भुज की अगर निकालें तो फॉर्मूला वही n * n - 3/2। यहां पे भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 4 और इधर 4। 4 में से 3 गए तो कितने बचे 1 और 1 को 4 से गुणा करोगे तो 4 ही होता है बटे में 2। 2 से 4 का भाग कितनी बार जाता है 2 बार। तो चतुर्भुज में अपन ने कितने विकर्ण निकाले थे 1 और 2 2 ही तो निकले थे। तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया। चलो इसमें मैंने 9 निकाले, देखते हैं कि क्या सही में षटभुज में 9 ही होते हैं। निकाल के देखो फॉर्मूले में षटभुज में भुजाएं कितनी होती हैं 6। तो 6 और 6 - 3 यही रखोगे। 6 में से 3 गए तो 3 3 को 6 से क्या तो 18 18 बटे 2। इसका भाग इसमें दोगे तो कितना आएगा 9। तो यानी कि एक षटभुज में कितने विकर्ण होते हैं 9। आगे निकालना अब निकल जाएगा। चलो भैया ये हो गया। अब बात करते हैं विकर्णों के आधार पर जो दो बहुभुज होते हैं उनकी। देखो विकर्णों के आधार पर दो बहुभुज होते हैं। कौन कौन से उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज दोनों देखो उत्तल और अवतल। उत्तल बहुभुज की क्या परिभाषा पढ़ी जिसके सभी विकर्ण उसके अंदर हो। विकर्ण समझ में आ गया क्या होता है। तो देखो उत्तल बहुभुज जिसके सभी ऐसे आकृति जिसके सारे ऐसे बहुभुज जिसके सारे विकर्ण आकृति के अंदर हो। जैसे अंदर की बात करें तो आपने पढ़ा था एक आयत था। तो ये दोनों विकर्ण इस आकृति तो ये है ना यही तो है आकृति। तो इस आकृति के अंदर बन रहे हैं दोनों विकर्ण 1 2 अंदर बने हुए हैं ना। तो ये कौन सा बहुभुज है उत्तल बहुभुज का उदाहरण। ठीक है। और जितने भी पढ़े थे ये क्या है 1 2 3 4 5 पंचभुज। इसके विकर्ण जो हमने देखे 1 2 3 4 5 पांचों आकृति क्या है यही तो है इसके अंदर बन रहे हैं ना। तो ये भी कौन सा उदाहरण है उत्तल बहुभुज का। अब अवतल की बात करते हैं। अवतल जिसमें सभी विकर्ण आकृति के अंदर ना बने अंदर ना हो मतलब सारे अंदर हो। 1 2 भले ही हो अंदर लेकिन सारे अंदर ना हो। ऐसा कैसे होता है जैसे मान लो इसकी आकृति अंदर है। ये आकृति आपको देखी। अभी पहले तो ये देखो ये बहुभुज कौन सा है 1 2 3 4 5 6 6 भुजाएं हैं। तो ये कौन सा बहुभुज है षटभुज। 6 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं षटभुज। तो ये षटभुज है। अब देखो इसके विकर्ण क्या इसके सारे विकर्ण आकृति के अंदर बन रहे हैं। देखो 1 बन रहा है एक क्रमांक शीर्षों को मिला है 1 2 3 ठीक है 4 और कोई दिख रहा है। चलो और भी है चलो तो बढ़ेंगे लेकिन क्या सारे अंदर रहेंगे कि नहीं उसके लिए ये देखो ये भी तो दो शीर्ष हैं। इन दोनों को भी तो मिलाने पर एक विकर्ण बनेगा ना। और ये अक्रमागत है क्यों नहीं सोचो क्रमागत है सर इसको क्यों मिला रहे हो। ये अक्रमागत है क्योंकि इन दोनों के बीच में ये शीर्ष आ रहा है। तो ये दोनों क्या है अक्रमागत है तो इनको भी मिला सकते हैं। तो ये जो वाला विकर्ण है वो खींच के आया ये इस आकृति के बाहर है ना। ये विकर्ण बाहर बन रहा है ना। तो ऐसी आकृति जिसमें एक विकर्ण भी आकृति के बाहर बन जाए वो कौन से का उदाहरण होता है अवतल बहुभुज का। ठीक है किसका होता है अवतल बहुभुज का। आपने साफ देखा है होमवर्क में लिया भी होगा किस टाइप का बहुभुज है। देखो इसके विकर्णों की बात करोगे तो ऐसे तो इसमें खूब विकर्ण खींचेंगे लेकिन ये देखो ये विकर्ण आकृति के बाहर है ये विकर्ण भी आकृति के बाहर है ये भी बाहर है। तो सारे विकर्ण आकृति के बाहर है ज्यादा काफी विकर्ण आकृति के बाहर भी है। तो इसमें तो खूब सारे हो तो ये भी कौन सा उदाहरण हो गया अवतल बहुभुज का। जिसमें एक भी विकर्ण आकृति के बाहर हो जाए उसे क्या कहेंगे अवतल बहुभुज। दोनों समझ में आ गए। तीनों टॉपिक क्लियर हो गए। होमवर्क दिया है 3 के साल के लिए होमवर्क कंप्लीट करो और
होमवर्क कंप्लीट करके उसकी फोटो खींच के वो व्हाट्सएप पर जो पिछला होमवर्क किया था मैंने साइंस का उसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, ठीक है।